हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं विदाई दावे की इम्पोर्टेंस और विदाई दावे से किस प्रकार की रिलीफ हम पा सकते हैं इसकी मैं बृहद चर्चा करूंगा। और हिंदू मैरिज एक्ट और साथ ही मुस्लिम मैरिज एक्ट में इन दोनों में क्या हमको इस विदाई के दावे से कोई लाभ मिलता है। शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब पति पत्नी में विवाद हो जाता है और किन्हीं कारणों से पत्नी अपने मायके चले जाती है और मायके जाने के बाद वहाँ पर वह अपने पति को कोई नोटिस भेजती है, या तो वो थाने पर दरखास्त देती है या कोर्ट में 156(3) के माध्यम से दरखास्त देती है कि दहेज प्रथा 498 का मुकदमा दर्ज कराने के लिए। ऐसी स्थिति में लोग घबरा जाते हैं और ज़्यादातर जब वो वकील से मिलते हैं तो उन्हें यही सजेस्ट किया जाता है कि आप एक विदाई का मुकदमा आप दर्ज करा दीजिए, जिसमें आप उनको वापस फिर से लाना चाहते हैं। इस बात की अर्जी कोर्ट पर पड़ी रहेगी तो आपका इंटेंशन पॉजिटिव दिखेगा और आपके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। तो साथियों, ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप सेक्शन 9 का मुकदमा दर्ज कराते हैं या विदाई रुखसती का मुकदमा दर्ज कराते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि 498 का मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज भी हो जाता है तो आपके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने में वो कोर्ट का इंटेंशन, आपका इंटेंशन कोर्ट समझ लेगी और साथ ही आपके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने में एक बार वो हिचकिचाएगी, रुकेगी। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 9 करना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा, सेक्शन 9 के मुकदमे में सबसे पहले आप वकील साहब से अपने मिलेंगे और उनको अपना आधार कार्ड, फ़ोटो, साथ ही जिस डेट को आपकी शादी हुई थी, और अगर आपके पास शादी का कार्ड हो तो और अच्छा है, शादी का कार्ड, साथ की फ़ोटो, मैरिज होते समय की फ़ोटो या सिंदूर दान करते समय की फ़ोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने वकील साहब के पास लेके जाएंगे तो वो आपसे विवाद का कारण और कितने दिन से नहीं आ रही हैं ये सारी डिटेल आपसे पूछेंगे और उसको दावे में लिख के तैयार कर लेंगे। उसके साथ उसके सपोर्ट में एफिडेविट लगेगा जिसमें आपकी सिग्नेचर होगी। सिग्नेचर होने के बाद वो एफिडेविट अटेस्ट कर दिया जाएगा और वह कोर्ट पर दाखिल कर दिया जाएगा। कोर्ट पर दाखिल होने के बाद फर्स्ट टाइम आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है। कोर्ट पर आपको जज आपको देखेगा, आपकी फ़ोटो से मिलान करेगा कि आप फला व्यक्ति ही हैं। और साथ ही कुछ नए अपडेट्स आए हैं विभिन्न कोर्टों पर कि जैसे विपक्षी का पता जो आप देते हैं साथ में आप उसका मोबाइल नंबर भी दे दीजिए। तो ऐसे में मोबाइल से भी सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया गया है और आइए आप अपना पक्ष रखिए। तो जैसे ही आपका मुकदमा दर्ज हो गया तो विपक्षी को एक नोटिस चली जाएगी। उस नोटिस के जाने के बाद वह उपस्थित हो सकती है और चाहे तो वो नोटिस को इग्नोर कर सकती है। नोटिस को इग्नोर करने की स्थिति में एक ऑर्डर हो सकता है। एक्स पार्टी पहले एविडेंस में आएगी, आप अपना साक्ष्य देंगे, उसके बाद आर्गूमेंट में, फिर उसके बाद जजमेंट हो जाएगा। तो ये एक्स पार्टी ऑर्डर उसके खिलाफ हो जाएगा अगर वो उपस्थित होती है। ऐसी स्थिति में वो सबसे पहले वो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट वो डाल देगी जिसमें वो डिमांड करेगी कि हमको मुकदमे का खर्च और साथ ही हमारे जीवन यापन गुजारे का भी खर्च दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले वो कोर्ट सेक्शन 24 की जो एप्लीकेशन है उस पर आपकी आपत्ति लेगा। जिस आपत्ति में आप बताएंगे कि मैं इनकी विदाई ही चाहता हूं और मेरे ऊपर और बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, माता पिता की जिम्मेदारी है, छोटे भाई बहन हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो इस तरह की बातें आप बताएंगे सेक्शन 24 की आपत्ति में। लेकिन कोर्ट का इंटेंशन यही रहता है कि वो चूँकि वो आपकी ब्याहता पत्नी है तो वो कहीं ना कहीं पत्नी के पक्ष में ही वो ऑर्डर होता है जिसमें कुछ न कुछ गुजारा बांध दिया जाता है जिसको अंतरिम गुजारा कहा जाता है। और मुकदमा लड़ने का कोई एक निश्चित अमाउंट 5,000 10,000 तक वो भी एक मुश्त एक बार में देना पड़ता है। तो सेक्शन 24 जैसे ही डिसाइड हो जाता है और एक ऑर्डर हो जाता है कि आप 2,000 5,000, यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं 10,000 15,000 20,000 तक भी जैसी आपकी सैलरी हो और जैसा आपकी पत्नी का स्टेटस रहा हो उस हिसाब से अंतरिम गुजारा बन जाता है जो
मिनिमम 2,000 से लेके मैक्सिमम 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक भी हो सकता है, वो आपकी सैलरी के ऊपर। तो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि विदाई की मुकदमा दायर करने से एक थोड़ी सी हानि भी होती है, जिसमें ये होता है कि जैसे ही विदाई का मुकदमा दायर होता है और उसमें विपक्षी उपस्थित होती है, तो विपक्षी उपस्थित होते ही सबसे पहले वो सेक्शन 24 की दरखास्त देती है, जिसमें वह डिमांड करती है कि हमको मुकदमे का खर्च दिया जाए और साथ ही अंतरिम गुजारा भत्ता, जिसमें जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत जरूरतें हैं उसके लिए वो खर्च दिलाया जाए, जिसमें पर मंथ के हिसाब से अंतरिम गुजारा भत्ता कोर्ट मानना चाहेंगे कि सेक्शन 9 के मुकदमे में जब सेक्शन 24 दिया जाता है और सेक्शन 24 में कोर्ट कुछ न कुछ आदेश कर देती है, तो इससे विपक्षी ने 125 गुजारे का मुकदमा भी साथ में कर रखी हुई है, तो उससे इस गुजारे जो अंतरिम गुजारा मिल रहा है, इससे उस 125 के मुकदमे में असर पड़ता है। असर ऐसा पड़ता है कि यदि आप यहाँ पर अंतरिम गुजारा भत्ता दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सेक्शन 125 जब डिसाइड होगा, सीआरपीसी 125 गुजारे का मुकदमा, तो उसमें आदेश की तिथि से, मित्रों ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन जिस दिन अप्लाई होती है उस तारीख से भी गुजारा भत्ता बनता है। और यदि आप पहले से सेक्शन 24 में आप अंतरिम गुजारा दे रहे हैं, तो वो 125 के मुकदमा जब भी डिसाइड होगा, तो वो आदेश की तिथि से वहां पर गुजारा देना पड़ता है। तो इससे ये भी एक लाभ होता है कि आपके ऊपर पहले से एक कर्ज नहीं आ जाता है। जैसे ही सेक्शन 125 का मुकदमा डिसाइड होता है, तो जितने दिन से वो मुकदमा उसने अप्लाई किया रहता है, तो उस तारीख से वो महीने वाइज जोड़ के आपके ऊपर एक कर्ज आ जाता है। ऐसी स्थिति में सेक्शन 24 आपने पहले से ही दिया है, तो आपके ऊपर वो पूरा भार नहीं आएगा एकाएक, और इसके बाद जिस डेट को डिसाइड होगा, तो उस डेट से वहां पर आपको सेक्शन 24 डिसाइड हो गया। उसके बाद पत्नी आपकी वो अपना WS फाइल करेगी। WS फाइल होने के बाद आप अपना एविडेंस देंगे, जिसपे आपसे जिरा होगी, और वो भी अपना एविडेंस दाखिल कर सकती है, उस पर भी जिरा होती है। और ज़्यादातर ऐसे मामलों में एविडेंस दाखिल करने के पहले ही मीडिएशन में फाइल चली जाती है, जिसमें एक मीडिएशन की एक टीम वो दोनों पक्षों की बातों को सुनती है, क्या विवाद है दोनों के बीच में, उन विवाद को कैसे सुलझाया जाए आसानी से, तो इस पर ही कोर्ट ज़्यादातर काम करती है। और जैसे ही विवाद अगर वर्बली सुलझ जाता है, तो मीडिएशन टीम अपनी एक रिपोर्ट दे देती है, जिसमें फला डेट को दोनों पक्षों की सुलह दाखिल कर दी जाती है और विदाई करा दी जाती है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता है, तो दोनों पक्षों का एविडेंस आने के बाद, फिर जिरा होने के बाद फिर बहस होगी। जैसे ही बहस होगी, तो ज़्यादातर ये मामले डिसाइड करने में कोर्ट कतराती है। अगर दोनों पक्ष उपस्थित हैं, तो कोर्ट कतराती है कि तुरंत जजमेंट ना दिया जाए, बीच में ही बात बन जाए, किसी तरह बात बन जाए, तो पेंडिंग रहती है। अगर मान लीजिए पेंडेंसी काफ़ी लंबी हो गई, तो वह जजमेंट कर देगी। तो जैसी स्थिति रहेगी, उसी हिसाब से जजमेंट होगा। तो मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि विदाई करानी ही चाहिए, और फिर भी वो आने को तैयार नहीं है, तब आप उस सेक्शन 9 की डिग्री को लेके आप एक सेक्शन 13 तलाक का मुकदमा उसी के माध्यम से आप दायर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास एक ग्राउंड हो जाता है कि सेक्शन 13 में जो डाइवोर्स का मुकदमा होता है, कि वो बिना कारण वो हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सेक्शन 13 में जो शर्तें साथ दी गई हैं, उन शर्तों में से एक शर्त ये भी है। तो ऐसे में आप सेक्शन 13 करने के लिए लायबल हो जाते हैं और आपका मुकदमा स्वीकार। भी साथ में बताना चाहेंगे कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें विदाई का मुकदमा करना हमारे लिए गलत हो जाता है, कि विदाई का मुकदमा इस बात को एडमिट करा देता है कि हमारी शादी हुई थी और हमारी शादी हमारी मर्जी से हुई थी। तो ऐसी स्थिति में जहां पर आपको आपकी कंसेंट ना हो, या आपको पता ना हो
कि फला लड़की है या फला लड़की की डिटेल आप ना जानते हो, तो ऐसे में विदाई का मुकदमा नहीं किया जाता है। वहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 12 का मुकदमा किया जाता है, जो विवाह शून्य का मुकदमा रहता है। तो बहुत जगह ऐसा भी होता है कि लोग घबरा जाते हैं और साथ ही वकील साहब से मिलते हैं, तो वकील साहब सेक्शन 9 का ही सीधे मुकदमा एडमिट करा देते हैं। तो सेक्शन 9 का मुकदमा वहाँ पर नहीं किया जाता है जहाँ पर या तो लड़की अनसाउंड माइंड हो, कुछ ऐसी स्थिति हो जहाँ पर लड़की या लड़के का कंसेंट पूरी तरह से ना हो, तो वहाँ पर शादी अपूर्ण होती है। और इसको डाइवोर्स में ना जाके, ना ही विदाई के मुकदमे में जाके आप सेक्शन 12 में विवाह शून्य करने की मुकदमे में आपसे अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न इस बारे में अगर आप पूछना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जरूर उत्तर देता हूं और सभी का उत्तर देता हूं। और अगर आपके मन में और अधिक प्रश्न रहेंगे तो आप इकट्ठे, हमको ढेर सारे प्रश्न मिलने के बाद मैं इसकी एक डिटेल वीडियो उन प्रश्नों के आधार पर पुनः बना दूंगा। तो मित्रों, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, और साथ ही आप इसमें कमेंट में अपनी बातें भी बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इस अधिक से अधिक आप इसको शेयर करिए ताकि लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइबर इसमें हमारे चैनल में बढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों।